हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फनवर क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 7 द सेल को यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के वीडियो भी देखने हैं तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें आपकी इस बुक के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स वीडियो और एक्सप्लेनेशंस वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। So let us see the overview of this lesson. In this lesson, we will learn about the cells and who discovered the cells, ठीक है, and how many types of cells and what is the shape of cell, ठीक है, and structure and function of the cells. तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है तो हम इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारी बॉडी की जो सेल जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और फंक्शनल यूनिट भी हम इसे कहते हैं और स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल से ही तैयार होता है, ठीक है। हमारी बॉडी होती है ना, वो बहुत सारी छोटी छोटी एक तरह से सेल्स से मिलकर बनती है। सेल्स एक तरह से सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ वन और मोर सेल्स, ठीक है। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें या तो एक सिंगल सेल भी हो सकती है, और सिंगल सेल वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और या फिर सेल जो होती है वो मोर देन भी हो सकती है। सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म कैन बी कंपेयर टू ए ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग, ठीक है। जिस प्रकार से एक बिल्डिंग में, ठीक है, बहुत सारी ब्रिक्स होती है, मतलब एक बिल्डिंग तैयार होती है बहुत सारी ब्रिक्स के सेटअप से, तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी भी एक तरह से बहुत सारी सेल्स के सेटअप से एक तरह से तैयार होती है, ठीक है। लाइक ब्रिक्स आर अरेंज टू मेक बॉल, सेल्स टू आर अरेंज टू मेक ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे ब्रिक्स से बॉल बनाई जाती है, ठीक है, और एक बिल्डिंग तैयार होती है, उसी प्रकार से सेल से ऑर्गेनिज्म भी बनते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर्स आपको दिखाई गई है, ये है ऑनियन सेल, ठीक है, मतलब जो ऑनियन है उसके पीलिंग को अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो कुछ टाइप हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे हम बोलते हैं ऑनियन सेल्स, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइक ए सेल। यहाँ पर एक और पिक्चर है, बॉल का है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हु डिस्कवर्ड द सेल्स, ठीक है। तो सेल्स इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, ठीक है, ये एक इंग्लिश मैन थे। हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल इन 1665 में, इन्होंने सबसे पहले सेल को 1665 में डिस्कवर किया था, एंड इन्होंने ऑब्जर्व किया था द स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है, बार्क ऑफ ट्री, मतलब जो बार्क होता है ट्री का, बार्क मीन्स होता है छाल, यानी कि पेड़ की जो छाल होती है, तो इन्होंने उसकी एक स्लाइस ली और उसको अंडर माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, ठीक है, और ही फाइंड दैट ए नंबर ऑफ टिनी कंपार्टमेंट्स, तो इन्होंने देखा कि जो उस बार्क थी उसमें बहुत छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स थे, विच अपेयर्ड लाइक ए हनीकॉम, जो कि हनीकॉम जैसे दिख रहे थे, ठीक है। ही गेव द टर्म सेल, तो जो ये रॉबर्ट हुक थे उन्होंने उन कंपार्टमेंट को सेल नाम से टर्म किया, मतलब सेल नाम दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनियन पील में तो ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं ना, ये, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने जो बार्क ऑफ ट्री है, ठीक है, उसको जो ऑब्जर्व किया था तो वहाँ पर भी ऐसे ही छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स इन्होंने देखे, इन्हें हम बोलते हैं सेल्स, ठीक है। तो ये जो सब कुछ दिखा है ये तो अंडर माइक्रोस्कोप लिखा है, ठीक है, कहने का मतलब कि ये बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल्स, ठीक है। हम इसको नेक्ड आइज से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट फाइल में एक इन्फॉर्मेशन है कि इन द एनिमल बॉडी, एनिमल्स की बॉडी में द नर्व सेल्स होती है, ठीक है, नेवर डिवाइडेड, मतलब नर्व सेल कभी भी डिवाइड नहीं होती है, मतलब नेवर मल्टीप्लाई, कभी मल्टीप्लाई नहीं होती है। दे रिमेन द सेम इन देयर नंबर, मतलब ये सेम रहती है जब ड्यूरिंग द बर्थ, मतलब जब हम बर्थ लेते हैं तो जितने हमारे नर्व सेल का नंबर होता है सेम, ठीक है, लास्ट तक वही होता है, ये कभी मल्टीपल नहीं होती, मतलब बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो ये सेल के बारे में एक अदर इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको ध्यान रखें। बाकी सेल को किसने डिस्कवर किया था और सेल्स को कब डिस्कवर किया था, 1665 में किया था, और कैसे किया था, इन्होंने एक बार्क ऑफ ट्री को लिया था, ठीक है, उसकी स्लाइस को लिया था। स्लाइस का मतलब है जैसे पेड़ की छाल है, इसके छोटे से टुकड़े को लिया था और इसको अंडर एक माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया था, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं वैरायटी इन सेल्स, ठीक है, नंबर, शेप एंड साइज, मतलब सेल्स में नंबर के अकॉर्डिंग वैरायटी है, शेप के अकॉर्डिंग वैरायटी है और साइज के अकॉर्डिंग भी वैरायटी है। द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म वेरीज विथ साइज, ठीक है, मोर द नंबर ऑफ सेल ग्रेटर विल बी द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म कैन बी कैटेगराइज इन टू। तो ऑर्गेनिज्म को मैनली टू टाइप से कैटेगराइज किया जाता है, एक तो होता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मीन्स जो सिर्फ सिंगल सेल से ही मिलके बनता है वो यूनिसेलुलर होता है, और उसमें है एग्जांपल है आपको ध्यान रखने हैं अमीबा, यीस्ट और बैक्टीरिया, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि गिव द एग्जांपल, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो आपको बताना है अमीबा, यीस्ट और बैक्टीरिया, इनमें से भी कोई भी दो एग्जांपल आप बता सकते हो। मल्टी सेलुलर में तो सारे होते हैं, मतलब काफ़ी होते हैं, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमंस है, ठीक है, तो ये सब मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर में जो सेल्स होती है, ठीक है, वो मोर देन 2 होती है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में तो मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है। ये तो हो गया नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग कि भाई किस ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल्स होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें टू टाइप से हम कैटेगराइज करते हैं, एक मल्टी सेलुलर और एक सिंगल सेलुलर और एक मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब हम देखते हैं साइज के अकॉर्डिंग कि सेल की साइज के अकॉर्डिंग हम उसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो द साइज ऑफ द सेल कैन वेरी फ्रॉम द माइक्रोन टू ए फ्यू सेंटीमीटर, मतलब साइज जो होती है, ठीक है, वो कुछ वेरी होती है, वैसे माइक्रोन में होती है साइज, मतलब फ्यू सेंटीमीटर्स में होती है, और ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट होती है सेल्स। ऑल्दो एट मोस्ट सेल आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब ज़्यादातर सेल्स माइक्रोस्कोपिक ही होती है, एंड कैन ओनली बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपिक होती है, इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ उनको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सब प्लांट एंड एनिमल सेल आर विजिबल टू नेक्ड आइज, और कुछ प्लांट और एनिमल की सेल जो होती है वो नेक्ड आइज से भी विजिबल होती है, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रिच का जो एग है, ठीक है, वो अपने आप में एक सिंगल सेल है, तो हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, द ओव्यूल ऑफ साइकस प्लांट, साइकस प्लांट का जो ओव्यूल होता है, ठीक है, वो लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट सेल है। साइकस प्लांट का जो ओव्यूल होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ये भी सबसे लार्जेस्ट एनिमल सेल है, ठीक है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो साइकस प्लांट का ओव्यूल होता है जो कि सबसे सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, और अगर एनिमल्स में बात करें तो ऑस्ट्रिच का जो एग है, ठीक है, वो अपने आप में एक सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है। आगे देखो माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरियम है, मतलब एक बैक्टीरिया का नेम है, ठीक है। तो वो सबसे छोटी सेल होती है, मतलब उसकी सेल का जो अगर हम डायमीटर के बारे में बात करें तो 0.1 माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोमीटर होता है। 0.1 माइक्रोमीटर एक बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है। इन ह्यूमन बॉडी ओव्यूम इज द लार्जेस्ट सेल वाइल ग्रेनुअल सेल ऑफ द सेरेबेलियम इज द स्मॉलेस्ट। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारा जो ओव्यूम होता है, ठीक है, मतलब ओव्यूम जो होती है वो अपने आप में सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ओव्यूम क्या है, ठीक है। तो ओव्यूम ए फीमेल हम बोल सकते हैं, मतलब सेल्स होती है जो कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है, मतलब हम इसे, और गार्नियल जो सेल होती है जो कि हमारे सेरेबेलियम पार्ट में होती है, मतलब हमारे माइंड में होती है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। द यूनिसेलुलर एल्गी एसिड बुलेरिया, ठीक है, एक्टिवुलेरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो सिर्फ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। अब सोचो कि उसकी सेल्स तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है। द साइज ऑफ सेल हैज़ नो रिलेशनशिप विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ज़रूरी नहीं है कि भी ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो साइज बड़ी होगी, जैसे एलिफेंट बहुत बड़ा होता है बट ज़रूरी नहीं है उसकी सेल की साइज भी बड़ी हो, ठीक है, क्योंकि सेल की साइज तो ऑर्गेनिज्म की साइज पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती है, ठीक है। सेल की साइज वैसे ही बहुत ज़्यादा स्मॉल ही होती है। ये अमीबा है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है। अभी आपको ऐसा शेप दिख रहा है, ठीक है, ये कैसे भी शेप का हो सकता है, मतलब इसके पास ऐसी पावर होती है पावर बोल सकते हैं वैसे तो, मतलब ये अपनी शेप को क्या है चेंज कर लेता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। यह है आपका एक्टिवुलेरिया, ठीक है, जो कि आपका एक एल्गी है, एल्गी का ही एक टाइप है, और इस, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर के करीब होता है। तो अब हमने टू टाइप्स पढ़ लिए, एक तो अकॉर्डिंग टू नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ सेल
कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सेकंड हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू साइज, तो साइज के अकॉर्डिंग जो है ये वेरी करते हैं, ठीक है। कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ बिगर होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब कुछ क्या ज़्यादातर जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, बट कुछ होते हैं जो ऐसे भी हम देख सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच का एग है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं सेल ए टाइप्स अकॉर्डिंग टू सेल शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सेल्स की जो शेप होती है वो वेरी करती है फ्रॉम द ऑर्गेनिज टू ऑर्गेनिज, मतलब हर ऑर्गेनिज में जो सेल्स होती है उसकी साइज़ वेरी करती है, ठीक है। दे मे बी फ्लैट, मतलब इनकी जो साइज़ होती है वो फ्लैट भी हो सकती है, या फिर कॉलमनर हो सकती है, मतलब कॉलम के हिसाब से हो सकती है, या फिर एलिप्टिकल हो सकती है, या फिर स्पाइंडल शेप की हो सकती है, फिर क्यूबॉइडिकल हो सकती है। मतलब शेप कैसी हो सकती है? ऐसे भी हो सकती है, ठीक, क्यूब टाइप की हो सकती है, ऐसे लंबी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, मतलब इनकी शेप जो होती है वो वेरी करती है, ठीक है। और इनका जो शेप है वो उनके फंक्शंस पे डिपेंड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जो शेप होता है वो सेल्स का इनके फंक्शन पर डिपेंड होता है। अब देखो फैक्ट फाइल में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि एनिमल बॉडी जनरेट मिलियंस ऑफ सेल्स एवरी डे, मतलब हर दिन में हमारी काफ़ी जो सेल्स है जनरेट होती है, और मोर देन 1 मिलियन जो सेल्स है वो एवरी डे या फिर एवरी सेकेंड हम बोल सकते हैं कि ह्यूमंस में डाई भी होती है, ठीक है। मतलब हम जिस पॉस्चर में हम बैठ जाते हैं सेल्स उसी पॉस्चर में बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और अगर हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो सेल्स एक तरह से डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो सेल्स बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, डज नॉट मैटर। बात करते हैं सेल्स, सम सेल्स आर इरेगुलर इन शेप, मतलब कुछ सेल्स जो होती हैं वो उनकी शेप ही फिक्स नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था अमीबा होता है, अमीबा की साइज कभी कैसी हो जाती है, कभी कैसी हो जाती है, मतलब वो फूड हैबिट के अकॉर्डिंग साइज को चेंज कर लेता है। अमीबा ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर फूड पार्टिकल्स है, इधर अमीबा है, ठीक है। तो अमीबा जो है अपनी शेप को बढ़ा लेगा, ये अमीबा के सूडोफोडियो होते हैं, तो सूडोफोडियो को बढ़ा के और ये अपनी शेप को कुछ ऐसी कर लेगा ऐसी, ठीक है, क्योंकि इसको फूड पार्टिकल को इनगल्फ करना होता है। सो ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई किस ऑर्गेनिज्म की जो शेप है वो इरेगुलर होती है, तो आपको बताना है अमीबा की। और हमारी WBC यानी हमारी बॉडी में जो WBC होती है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, तो उनकी शेप भी एक तरह से इरेगुलर होती है, ठीक है, मतलब फिक्स नहीं होती है। मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड थिन, हमारी जो मसल सेल्स होती है वो लॉन्ग होती है और थिन होती है, जबकि गार्ड सेल जो होती है वो बीन शेप होती है, ठीक है। मीसोफाइल सेल प्रेजेंट इन द लीफ, लीफ में जो मीसोफाइल सेल होती है, ठीक है, वो लॉन्ग होती है और रेक्टेंगुलर होती है। तो ये अलग अलग टाइप की सेल्स हैं और उनकी शेप हैं। नर्व सेल जो होती है वो लॉन्ग होती है और ब्रांच्ड होती है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये नर्व सेल है, लॉन्ग होती है, ठीक है, और ब्रांच्ड होती है, मतलब डिवाइडेड होती है ऐसी ब्रांच में, ठीक है। देयर शेप एनेबल दैम टू बी सेंड मैसेज ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब जो इनकी शेप लॉन्ग होती है नर्व सेल की वो इसलिए होती है ताकि ये मैसेज को लॉन्ग डिस्टेंस तक सेंड कर सके, क्योंकि नर्व सेल जो होती है वो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके ब्रेन तक ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में नर्व सेल हमारी पूरी बॉडी में फैली होती है जगह जगह, ठीक है, जो सारी जगह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और हमारे ब्रेन को सप्लाई करती है। सो इनकी शेप थोड़ी लॉन्ग होती है। आगे है बाइकॉनकेव शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, इनकी जो सेल्स होती है बाइकॉनकेव होती है, ठीक है, जो कि हमें प्रोवाइड करती है मोर सरफेस एरिया ऑफ एब्जर्वेशन ऑफ द ऑक्सीजन। फिर RBC जो होती है, मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो ऑक्सीजन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग से हम ऑक्सीजन को टेक करते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स से ये ट्रांसफ़र हो जाती है RBC में, मतलब हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो लंग्स में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इनकी शेप जो होती है वो कॉनकेव जैसी होती है, बाइकॉनकेव। द इरेगुलर शेप ऑफ द अमीबा हेल्प अस टू मूव इजीली, ठीक है, हमने ऊपर भी देखा था कि अमीबा की शेप इरेगुलर होती है, इससे इसे क्या फ़ायदा है, ये अच्छे से मूव कर सकता है और फूड को इनगल्फ कर सकता है, मतलब निगल सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखा रखी है, ये RBCs है हमारे बॉडी में जो होती है, ब्लड में जो सेल्स होती है रेड ब्लड सेल्स, और ये है हमारी मसल सेल्स, ठीक है। तो मसल सेल्स में हमारी कुछ इस टाइप की होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये नर्व सेल है जो कि ब्रांच्ड होती है। आगे क्वेश्चन आंसर है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं डिस्कवर सेल, ठीक है।
तो इसमें आएगा रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स। नेक्स्ट है इज द लार्जेस्ट सेल फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में जो लार्जेस्ट सेल है, मतलब सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो इसका आंसर होगा ओव्यूल ऑफ साइकस प्लांट। यानी साइकस जो प्लांट है उसके ओव्यूल को हम लार्जेस्ट सेल कहते हैं, मतलब वो सबसे बड़ी सेल है प्लांट्स में। इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इसमें आएगा आपका अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इज ए बीन शेप्ड सेल। ठीक है, बीन शेप्ड सेल कौन सी है, तो इसमें आएगा आपका गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स जो होती है वो बीन शेप्ड सेल होती है। नेक्स्ट है इज द स्मॉलेस्ट सेल इन आवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, ठीक है, तो वो होती है आपकी ग्रेनुअल सेल। ठीक है, जो कि हमारे सेरेबेलियम पार्ट में होती है, यानी कि ब्रेन में होती है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी में। और जो सबसे बिगेस्ट सेल होती है, ठीक है, वो होती है ओव्यूम। ठीक है, यानी कि एग्स। ओव्यूम को हम एग्स भी कह सकते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स हैं। आगे देख रहे हैं हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल, मतलब स्ट्रक्चर कैसे होता है सेल का और फंक्शंस क्या होते हैं हमारी बॉडी में। तो ऑल सेल्स शोज सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर, मतलब सभी सेल्स थोड़ी स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी शो करती है। और सेल के मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये आउटर पार्ट होता है सेल का। ठीक है, ये बाउंड्री जो होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, किसी भी सेल की जो बाउंड्री होती है उसको। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म यानी कि इस सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है पूरी सेल में, ठीक है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है सेंटर में। ठीक है, सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। इसको, ये जो पॉइंट है डॉटेड, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये मेन पार्ट होते हैं, तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के लिए। तो देखो, द थिनर आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, मतलब थिनर आउटर जो कवरिंग होती है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये दोनों टाइप की सेल्स में पाई जाती है, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स के पास भी होती है और एनिमल के पास भी होती है, दोनों के पास होती है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। ठीक है, ये थिन होती है, मतलब बहुत ही थिन होती है, और डेलिकेट होती है और इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब है कि ये मतलब इलास्टिक जैसी होती है, मतलब अपने आप में से इसका स्ट्रक्चर जो है वो घट बढ़ सकता है, और डेलिकेट होती है। ठीक है, यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें आपके सेल का स्ट्रक्चर शो किया गया है। तो इसमें देखो, ये आपका एक सेल का स्ट्रक्चर है। ये जो आउटर जो बाउंड्री देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाली। और जो बीच में आप ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और बाकी की जो ये सारी चीज़ें हैं जो आप ये देख रहे हो लिखी हुई है, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं, मतलब अगर आपको अच्छे से स्टडी करना है तो। ठीक है, देखो ये वैक्यूल्स होता है, एक मिनट रुकना, ये वाला। ठीक है, और ये आपका लाइसोसोम होता है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म है, ये मैंने बताया था साइटोप्लाज्म, इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो बीन शेप का है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। इनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इस चैप्टर में होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो 9th और 10th क्लास में पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल से। और ये आपका राइबोसोम्स होता है। यहाँ पर आपके जो ये हड्डी टाइप की दिख रही है आपको, बॉस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इनको गोल्जी, ठीक है, गोल्जी काय बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर आपको एक और छोटा न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है, ये वाला, ये भी अपने आप में न्यूक्लियस है। और ये छोटा जो न्यूक्लियस दिख रहा है इसको न्यूक्लियोसिस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस। और बस, ठीक है, बाकी के और भी पार्ट होते हैं, बट देखते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन में होगा तो बताएंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले सेल्स के फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब सेल्स हमारे बॉडी में क्या फंक्शन प्ले करता है। तो देखो, इट सपोर्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ सेल। ठीक है, मतलब ये हमारे बॉडी में, एक मिनट, हम देख रहे हैं सेल्स के फंक्शन नहीं देख रहे, हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारे बॉडी की आउटर कवरिंग होती है, लेकिन इसके फंक्शंस क्या है। तो पहली बात तो ये सपोर्ट करती है और मेंटेन करती है शेप ऑफ द सेल को, मतलब सेल की शेप को मेंटेन करना। नेक्स्ट है इट इज़ लिविंग पोरस एंड अलाउ टू मूवमेंट, मतलब ये पोरस होती है। ठीक है, मूवमेंट को अलाउ करती है, यानी कि कोई भी जो सब्सटेंस है बाहर से अंदर आ सकता है और अंदर से बाहर जा सकता है। ठीक है, मतलब बहुत इनवार्ड्स एंड आउटवार्ड्स वो सब्सटेंस को अलाउ करती है।
जैसे कपड़ा नहीं होता, कपड़े में से हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं और पानी को अंदर भी डाल सकते हैं, तो ऐसे मतलब ये पोरस होती है, ठीक है, पोरस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट मेम्ब्रेन का काम होता है इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, मतलब सेल के जो कंटेंट होते हैं, सेल के अंदर जो भी चीज़ है उसको बाहर के मीडियम से एक तरह से सेपरेट करती है। इन प्लांट्स ए एडिशनल कवरिंग, प्लांट्स में क्या होता है, इसके अलावा मतलब इस सेल मेम्ब्रेन के अलावा एडिशनल कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट में होती है। मान लीजिए कि सेल है, ठीक है, ये एनिमल सेल है, लेकिन प्लांट सेल में एक और ऐसी सेल मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं सेल वॉल, मतलब ठीक है, प्लांट्स में ऐसी दो होती है, एक तो अंदर होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और एक उसके बाहर भी होती है, उसको सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है, जबकि एनिमल में तो सिर्फ सिंगल ही होती है सेल मेम्ब्रेन, बाहर नहीं होती सेल वॉल, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है और वेरी रिगिड होता है, मतलब कोर्स होता है। एंड आप अगर आपसे पूछे कि सेल वॉल किसका बना होता है तो सेलुलोज का बना होता है, और सेल का जो वो सेल वॉल का जो मेन फंक्शन होता है, ठीक है, वो रिगिडिटी प्रोवाइड करना है, शेप प्रोवाइड करना है और प्रोटेक्शन करना है, ठीक है, सेल्स की प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। ये सेल वॉल सिर्फ कहाँ होती है, प्लांट सेल में होती है, नॉट इन एनिमल सेल। यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें कंपोनेंट सेल, मतलब सेल के कंपोनेंट को ऑब्जर्व कैसे करेंगे हम ऑनियन पील से, तो वो यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। तो चलो हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। टेक ए ऑनियन बल्ब एंड पील द ड्राई पिंक कवरिंग यूजिंग ए पेयर्स ऑफ फोरसेप्स, मतलब एक ऑनियन को हमें पील करना है और उसमें से एक ड्राई पिंक कलर का जो उसमें पार्ट होता है उसको बाहर निकालना है। टेक ए ग्लास स्लाइड एंड पुट 2 drops of water in middle, place a small pieces of onion peel in the water on the slide, put a drop on methane blue solution, ठीक है। मतलब हमने जो ये ऑनियन पीलिंग ली है उस पर मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन एक केमिकल आता है जो हमें पुट करना है, एंड प्लेस ए कवर स्लिप जेंटली, और उसको ढक देना है, ठीक है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, फिर इसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है, तब जाके हमें इसमें जो आपको पार्ट दिखते हैं सेल के वो दिखाई देंगे। एक्टिविटी 2 में हम एक और एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम देखते हैं द स्टडी एनिमल सेल्स यूजिंग चिक सेल्स, ठीक है। चिक सेल्स से हम एनिमल सेल्स को एक तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक क्या करना है, एक्टिविटी करना है, देखो, राइंस योर माउथ विद वाटर यूजिंग ए क्लीन टूथपेस्ट, टूथपिक जेंटली स्क्रैप द इनर साइड ऑफ द योर चिक, मतलब हमारे जो चिक है ना, गाल है, उसके अंदर की साइड हमें एक तरह से ऐसे मतलब स्क्रैप करना है। स्प्रेड द सेल्स ऑप्टेन ऑन द टूथपिक, तो उसको टूथपिक के ऊपर स्प्रेड करना है ऑन ए ग्लास स्लाइड, और फिर हमें उसमें थोड़ा वाटर ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद में हमें उसमें थोड़ा आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करना है और मिथाइल ब्लू जो केमिकल है जो हमने ऊपर देखा था वो भी उसके ऊपर डालना है। फिर हम उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर हम देखें तो हमें कुछ, ठीक है, मतलब सेल्स दिखाई देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मतलब एनिमल सेल को चेक कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो डॉक्टर्स हैं हमें कहते हैं कि भाई आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, शुगर टेस्ट करवाना है, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट और शुगर टेस्ट को भी वो ऐसे ही करते हैं, हमें हमसे ब्लड का सैंपल लेते हैं, फिर ब्लड के सैंपल में कुछ जो है केमिकल्स लाइक मिथाइल ब्लू स्टेन वगैरह या फिर आयोडीन सॉल्यूशन कुछ ऐड करते हैं और फिर अंडर माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फिर वो सेल्स को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। तो सेल्स को अंडर माइक्रोस्कोप ही ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज ऑफ सेल्स इज वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है हमारी बॉडी का, सॉरी हमारी सेल का जो है मिडिल पार्ट होता है, जिसे हम सेंटर पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। देयर शेप इज स्पेरिकल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, मतलब सेल के सेंटर में एक स्पेरिकल जो शेप होता है ये वाला, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। सेल विच इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म के सराउंडेड होता है, मतलब साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ होता है, ठीक है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द सेल्स, मतलब सेल्स की सेंटर एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। मोस्ट सेल हैव वन न्यूक्लियस एंड सम मे बी हैव मोर देन
अदर न्यूक्लियस, मतलब ज़्यादातर सेल्स में 1 न्यूक्लियस होता है, बट कुछ में मोर देन 1 भी होता है। ठीक है, न्यूक्लियस को हम कह सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन होता है ना, हर चीज़ को मतलब एक तरह से डिटेक्ट करने वाला और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाला, तो उसी प्रकार से सेल्स में ब्रेन होता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं और जिनको हम बोल रहे हैं, एक तो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि आउटर कंपार्टमेंट होता है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एक न्यूक्लियोलस होता है और एक क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट पिक्चर में हम देख सकते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे न्यूक्लियर की भी तो अपनी मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है, इसका इनर पार्ट। ठीक है, और एक न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये आपका है क्रोमोसोम्स, जिसको क्रोमेटिन भी कहते हैं। तो ये 4 पार्ट होते हैं। अब हम इन चारों पार्ट्स की यहाँ पर 1 बाय 1 स्टडी करते हैं कि इनका मीनिंग क्या है और ये चारों पार्ट क्या काम करते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं पहले न्यूक्लियस का जो पहला पार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जैसे सेल मेम्ब्रेन होती थी वैसे ये भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ फंक्शन इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन दोनों ही सेम होती है। देखो, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज ए डबल लेयर दैट इंक्लूज द सेल न्यूक्लियस, मतलब ये सेल के न्यूक्लियस को इंक्लूज करती है, डबल लेयर में होती है। वेयर द क्रोमोसोम्स रिसाइड, और उसके 5 ही क्रोमोसोम्स होते हैं। इट आल्सो सर्व्स द सेपरेट ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम द सेल साइटोप्लाज्म, मतलब सेल के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसी क्रोमोसोम्स को ये मतलब सेपरेट करती है। ठीक है, और अदर कंटेंट को भी। फिर हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। तो इट इज़ डेंसली स्टेन्ड स्पेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो डेंसली और स्टेन्ड स्पेरिकल कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस टाइप से देखो। ठीक है, ये इनर सरफेस है, यहाँ पर पाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इट इज़ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ RNA। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन से जो ये होता है, ये कंपोज होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसमें वाटर कंसिस्ट होता है और वाटर के साथ साथ डिजॉल्व सॉल्ट्स, मतलब जो सॉल्ट वगैरह होते हैं वो इसमें डिजॉल्व होते हैं और कुछ एंजाइम्स इसमें मिक्सड होते हैं। जैसे हमारे साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे ही ये भी एक मतलब लिक्विड स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ न्यूक्लियस के लिए होता है। ठीक है, और ये सपोर्ट करता है मतलब न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, और इसे हम न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ जीन उनमें कंटेन होते हैं, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मतलब जो 1 जनरेशन से अदर जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होते हैं वो उन कैरेक्टर को, वही हमारा जो कैरेक्टर जो होते हैं वो 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होते हैं, तो उन्हें हम जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करने में क्रोमोसोम्स हेल्प करते हैं। ठीक है, और जिसे हम बोलते हैं DNA। DNA मीन्स होता है, DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है DNA होता है। ठीक है, और DNA से हम अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं। इट हेल्प इन ट्रांसमिटिंग कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, मतलब हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हम में आते हैं वो DNA के कारण आते हैं, हमारे कैरेक्टर हमारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें जाते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम्स होता है वो भी आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है, और क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये हमारे जेनेटिक मटेरियल DNA को कैरी करते हैं। तो ये आपके 4 पार्ट हैं किसके, न्यूक्लियस के। आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, मतलब जैसे हमने सेल की टाइप पढ़ी थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स, ऐसे ही हम देख रहे हैं बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, मतलब बेसिस ऑफ कंपोजिशन मतलब कंपोजिशन के हिसाब से जो सेल है उसको 2 टाइप से यहाँ पर कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, कि भाई न्यूक्लियस का कंपोजिशन कैसा है
उसके हिसाब से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक क्या होता है, देखो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडिंग बाई ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक में प्लांट और एनिमल सेल को कैटेगराइज किया जाता है बिकॉज प्लांट और एनिमल के जो न्यूक्लियस होता है उसका वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब एक कंप्लीट न्यूक्लियस होता है जिसकी आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब इसमें जो न्यूक्लियर है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, और ये जो है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। तो हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स है और एनिमल और प्लांट सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स है। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। देखो ये बैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और ये एक यूकैरियोटिक सेल्स हैं। इनमें सारी चीज़ें होती है, कोल्जिकाए है, ठीक है, राइबोसोम्स है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है, लाइसोसोम है, हर चीज़ होती है इनमें। ठीक है, बट इनमें जो होता है वो न्यूक्लियस जो होता है, देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये तो क्रोमोसोम से कह, ठीक है, बट इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है या जेली लाइक लिक्विड होता है, जो कि एक सेल के अंदर फैला होता है। मैंने बताया ना, ये सेल है ना, सेल की आउटर बॉडी है और इसके अंदर जो एक लिक्विड भरा होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। और जितने भी हमारे रिएक्शंस है या फिर हमारी सेल्स के जो फंक्शंस है, ठीक है, वो इसी के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और इसमें बहुत छोटे छोटे टीनी कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, अभी हमने इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स देखे थे, जैसे क्या बोलते हैं, लाइसोसोम है, गोल्जिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो सेल ऑर्गेनल्स है। तो सेल के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। और आवर बॉडी नीड डिफरेंट स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज टू फंक्शन प्रॉपरली सेम वे द सेल्स आल्सो स्पेशलाइज्ड पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स। मतलब जिस टाइप से हमारी बॉडी को, ठीक है, स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है स्पेशल वर्क को करने के लिए, जैसे डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीशन करने के लिए एक्सक्रीशन सिस्टम, और मतलब ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन करने के लिए रेस्पिरेशन सिस्टम होता है जिसमें हमारे लंग्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। तो मतलब हर काम के लिए एक अलग सिस्टम है हमारे पास। इसी टाइप से सेल के अंदर भी हर काम के लिए एक अलग ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स। ठीक है, अब हमारी बॉडी में मतलब जो सेल्स होती हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, ठीक है, राइबोसोम होता है, गोल्जी होता है, और लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कहने का मतलब ये सारे क्या हैं, एक तरह से मतलब वो ऑर्गन है सेल के जो कि एक सेल के लिए काम करते हैं, मतलब एक सेल के लिए काम करते हैं ना। जिस प्रकार से कोई बिल्डिंग्स लेबर के द्वारा बनाई जाती है, बहुत सारी लेबर्स होती है, इसी प्रकार से ये सारे एक सेल के लिए काम करते हैं। इनको भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पहले हम देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको शॉर्ट में ER कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप के आपके ER होते हैं। एक होता है स्मूथ ER, ठीक है, जो कि विदाउट राइबोसोम होता है, मतलब इसमें राइबोसोम पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है ना राइबोसोम, ये नहीं होता इसमें। एक होता है रफ, ठीक है, रफ मतलब रेक्टिकुलम ER जिसमें राइबोसोम शामिल होता है। ठीक है, और इट इज इन्वॉल्व इन सिंथेटिक ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड। अंडरलाइन कर लो कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिकुलम है ER, ये आपके प्रोटीन और लिपिड्स को क्या करता है, सिंथेसिस करता है, मतलब बनाता है। ठीक है, और जो कि हेल्प करता है आगे जाके प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। आगे हम देख रहे हैं राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो होता है वो ER के साथ में ही अटैच होता है और साइटोप्लाज्म में अंदर ही फ्लोट करता है, क्योंकि सारे ऑर्गेनल्स तो साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करते हैं। इट इज़ मेड ऑफ न्यूमरस प्रोटीन एंड RNA। मतलब राइबोसोम जो होता है, आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि राइबोसोम किसका मिलकर बनता है, तो प्रोटीन और RNA का मिलकर राइबोसोम बनता है। ठीक है, और क्योंकि ये प्रोटीन को ही सिंथेसिस करता है, एक इसका फंक्शन ये भी है। आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑर्गेनल्स इन द सेल्स आर प्रोटीन सिंथेटिक।
तो आपको जवाब देना है राइबोसोम, ठीक है। एक होता है गोल्जिक एपरेटस, इट्स कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिश शेप्ड सैक, मतलब गोल्जिक में ऐसी छोटी छोटी डिश शेप की क्या होती है, फ्लैट डिश शेप का एक मतलब सैक होते हैं बहुत सारे, ठीक है, दैट आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब जो पैरेलल होते हैं, जैसे ये मैंने पैरेलल ही तो बनाए हैं एक दूसरे से, मतलब स्टैक्ड होते हैं, चिपके हुए होते हैं पैरेलल एक दूसरे से, ठीक है। इसका जो काम होता है, ठीक है, वो है सिर्फ एक काम, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, मतलब राइबोसोम जो ऊपर राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है उसको पैकिंग करने का काम होता है गोल्जी का, ठीक है। राइबोसोम का होता है प्रोटीन, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को हम, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, और पैकिंग का काम होता है गोल्जी का, ठीक है। प्लांट सेल में भी जो है गोल्जिक होते हैं और इनको हम डिक्टोसोम्स कहते हैं, जैसे राइबोसोम्स होता है वैसे डिक्टोसोम्स होते हैं जो पैकेजिंग का काम करते हैं प्रोटीन का, ठीक है। नेक्स्ट है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग कहते हैं, इसका निकनेम है बिकॉज ये डेड सेल्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है। एक मिनट पढ़ता हूँ, देखो, लाइसोसोम दीज आर द वैक्यूल्स और वेसिकल्स इन द साइटोप्लाज्म व्हिच आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, ओनली एनिमल सेल हैव लाइसोसोम, ठीक है। एनिमल सेल के पास लाइसोसोम होता है और प्लांट सेल के पास लाइसोसोम नहीं होता है, ठीक है। तो ये लाइसोसोम का वर्क होता है ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ बर्न आउट सेल्स, बर्न आउट सेल्स का मतलब होता है डेड सेल्स को रिमूव करना और उनको बाहर निकालना, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सुसाइड करता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है, बाहर निकालता है, ठीक है, और डेड सेल्स को डाइजेस्ट भी कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स भी एक तरह का ऑर्गेनल्स है जो कि सेल के अंदर होता है, और वैक्यूल्स का काम होता है स्टोर वाटर, मतलब वैक्यूल्स का काम होता है वाटर को स्टोर करना एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल टू द सेल्स, ठीक है, उनको भी स्टोर करना जो कि सेल्स के लिए यूजफुल नहीं है। प्लांट सेल है भी सिंगल लार्ज वैक्यूल, प्लांट सेल के पास ज़्यादा बड़ा वैक्यूल होता है क्योंकि प्लांट ज़्यादा वाटर को स्टोर करता है एंड प्लांट्स को, ठीक है, टर्गिडिटी, ठीक है, प्रोवाइड करता है। टर्गिडिटी का मीन्स होता है एबनॉर्मल डिस्टेंडेड बाय द फ्लूइड्स। इन एनिमल सेल्स के पास जो वैक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा मतलब प्लांट सेल की तरह बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं। आगे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि हमारी सेल्स के लिए जितने भी वर्क परफॉर्म होते हैं उनमें जो पावर जनरेट होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से जनरेट होती है, सो है ना। और पावर जनरेट कब होती है, ठीक है, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इनसाइड द सेल्स, ठीक है। सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है, मतलब जब हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है तो पावर जनरेट होती है, ठीक है, तो ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट होता है आपका सेंट्रोसोम्स, ठीक है। सेंट्रोसोम्स जो होते हैं ओनली एनिमल्स में ही पाए जाते हैं और इनका काम होता है सेल डिवीजन का। नेक्स्ट है प्लास्टिड, तो ये ओनली प्लांट में पाए जाते हैं। प्लास्टिड का काम होता है कलर प्रोवाइड करना, जैसे क्लोरोप्लास्ट, यानी कि आपका जो क्लोरोफिल है वो एक प्लास्टिड है जो कि एनिमल सेल में ही प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों जो लास्ट के हैं ना, इनको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। प्लास्टिड ओनली प्लांट सेल में पाया जाएगा और सेंट्रोसोम ओनली एनिमल सेल में ही पाया जाएगा। आगे हम देख रहे हैं प्लास्टिड के टाइप्स। प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है, ठीक है, जो कि रूट्स में होता है, मतलब प्लांट्स के रूट्स में जो प्लास्टिड होता है वो कलरलेस ही होता है, तो वो ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है। और जो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होती है, ठीक है, मतलब जैसे पोटैटो है तो ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है, तो इनमें भी हमारा यही ल्यूकोप्लास्ट होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड पार्ट होता है, मतलब रेड और येलो कलर प्रोवाइड करता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। जैसे फ्लावर है, कुछ फ्रूट्स है रेड होते हैं, ठीक है, तो वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट तो आपका मतलब फोटोसिंथेसिस में काम आता ही है, ठीक है। जो आपका क्लोरोफिल होता है वही क्लोरोप्लास्ट है। तो मतलब जितने भी प्लास्टिड होते हैं वो सारे पिगमेंट्स होते हैं, मतलब वो हमें कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हमें नहीं, प्लांट्स को, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिड जो होते हैं ओनली प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते, ठीक है। आगे देखो, क्लोरोप्लास्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या प्लांट स्किन में, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जितनी भी लीव्स होती है सब ग्रीन होती है बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है इनमें, मतलब क्लोरोफिल होता है। आगे हम कंपेरिजन कर रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंट है, तो एक तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि एनिमल जो वो प्लांट सेल में आपका प्लास्टिड होता है जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। और बाकी के जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देखते हैं 1 बाय 1, देखो।
सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सेल स्ट्रक्चर में पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो होती है सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है। साइटोप्लाज्म जो होता है दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है दोनों में ही, ठीक है। लेकिन फ़र्क इतना है कि एनिमल जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में लोकेट होता है, जबकि इनमें जो होता है वो साइड में लोकेट होता है प्लांट सेल में न्यूक्लियस, ठीक है। और अगर हम डिफरेंस की बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो दोनों में प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस दोनों में प्रेजेंट होता है। और प्लास्टिड प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। वैक्यूल जो होते हैं वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बट फ़र्क इतना है कि वैक्यूल जो प्लांट सेल में होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, मतलब बिग होते हैं, जबकि एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं, ठीक है। और गोल्जी के बारे में बात करें तो गोल्जी जो होते हैं वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होगा ही, ठीक है, पावर हाउस से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर जो होता है दोनों दोनों में होता है, राइबोसोम दोनों में होता है। और सेंट्रोसोम सिर्फ प्लांट सेल में ही, सॉरी वो एनिमल सेल में ही होता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है। आगे हम देख रहे हैं टाइम टू आंसर्स। ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द, ठीक है, ऑर्गेनल्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इज ये कंसिडर्ड ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल है न्यूक्लियस। और आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड एनिमल सेल में, सॉरी प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और आगे है न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये होता है यूकैरियोटिक में। तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, और आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में से किसी भी चैप्टर की वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो प्लीज़ जाइए एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। और बाकी के आप जो ये साइंटिफिक टर्म है वेरी इंपॉर्टेंट है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स के होते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।